Hey, I am Ashish Sharma and welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics Pathshala. Today we will talk about torque on an electric dipole which is situated in uniform electric field. देखिए यहाँ ये हमारे पास कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव AB स्थित है। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश पॉइंट ए पर है जबकि माइनस क्यू आवेश पॉइंट बी पर है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी कोण थीटा पर स्थित है। हमें इस विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र की। समरूप विद्युत क्षेत्र से आशय है कि इसके किसी भी पॉइंट पर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका मान एक समान होगा। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट ए है एंड दिस इज अनदर पॉइंट बी, देन ए शुड इक्वल टू ई बी। मींस प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल होगी। एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित कैसे करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं में बताया था मैंने। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर है और इनके मध्य की दूरी भी क्या है? एक समान है। तो ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB इस प्रकार स्थित है कि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ किसी कोण थीटा पर स्थित है। अभी हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चित्र के बारे में लिखेंगे। चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव AB स्थित है जिस पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण, हमें फोर्स और टॉर्क दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। बल एवं बलाघूर्ण ज्ञात करना है। अभी देखिए, अगर हमें बल एवं बलाघूर्ण देखना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमने किसी आवेश प्लस क्यू को समरूप विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तो इस पर कितना बल कार्य करेगा, और माइनस क्यू आवेश ये भी समरूप विद्युत क्षेत्र के पॉइंट बी पर स्थित है तो इस पर कितना बल कार्य करेगा। ये कोई धनावेश है। धनावेश कहां स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। और जब कोई धनावेश विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर कार्यरत बल की दिशा आपको बताई थी। धनावेश पर बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि F इज इक्वल टू QE। दैट मीन्स F की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसको हम शो करेंगे इधर। लेट्स सपोज इस पर जो फोर्स है दैट इज F1, देन F1 इज इक्वल टू QE। इसी प्रकार इस ऋणावेश पर बल ज्ञात करेंगे हम। ऋणावेश पर जो बल लगेगा ऋणावेश पर बल क्या आ रहा था? F इज इक्वल टू माइनस QE। यहां ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि F वेक्टर और E वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मतलब इससे परे। ये मान लीजिए यहां जो फोर्स है दैट इज F2 एंड F2 इज इक्वल टू माइनस QE, या आप इसको QE भी लिख सकते हैं इधर की तरफ। अभी हमें बल ज्ञात करना है। यदि विद्युत द्विध्रुव
के आवेशों प्लस क्यू एवं माइनस क्यू पर कार्यरत विद्युत बल क्रमशः कितने कितने एज्यूम किए हमने, F1 और F2। तो F1 वेक्टर एवं F2 वेक्टर हो तो F1 वेक्टर कितना आ रहा है आपके पास, QE। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ऋणावेश माइनस क्यू पर कार्यरत बल F2। F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस QE, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यदि विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल कितना मान लिया अपन ने, F वेक्टर हो तो F इज इक्वल्स टू, आपको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था कि जब भी किसी आवेश के निकाय के कारण आपको उस पर कार्यरत कुल बल निकालना हो तो उसके सभी बलों का सदिश योगफल कर देते हैं। तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, देन F इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अभी हमें क्या करना है, F1 और F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 1 और 2 से F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का मान रखने पर फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू QE एंड प्लस माइनस QE। F वेक्टर इज इक्वल्स टू QE माइनस QE, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। एंड फाइनली F वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, अर्थात मोड ऑफ F भी कितना आ जाएगा आपके पास, जी। अब यहां पर क्या आ गया कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर जो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल कितना होता है, 0। ये कैसे आया, हमने इस पे कार्यरत प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत बल एवं माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत बल दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब ये तो आपने गतिकी में पढ़ा होगा, ये तो रेखीय संतुलन की अवस्था है। यह है विद्युत द्विध्रुव की रेखीय संतुलन अवस्था है, अर्थात इस स्थिति में द्विध्रुव रेखीय या रेखीय को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित गति नहीं करता है। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल 0 होता है। तो ये हमारे पास
किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल था, जिसमें हमने इसके प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत अलग अलग बलों को देखा, दोनों का योग किया तो हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ गई 0, जिससे ये सिद्ध होता है कि यह विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करता है। अब देखिए, अगर ये दोनों फोर्स यहां से F1 और ये F2 अगर एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर कार्यरत होते, अर्थात इनकी क्रिया रेखा एक समान होती, तो इन पर कार्यरत बल के साथ साथ इनका बलागुण भी, इस विद्युत द्विध्रुव का बलागुण भी शून्य होता। लेकिन ये जो फोर्स F1 है ये कौन से पॉइंट पर लग रहा है, पॉइंट ए पर। अगर मैं पॉइंट ए को आगे बढ़ाऊं इस लाइन को, तो ये इसकी क्रिया रेखा हो गई, और इसी प्रकार अगर मैं F2 को आगे बढ़ाऊं तो ये इसकी क्रिया रेखा होगी। अब यहां इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग है। ये दोनों बल परिमाण में तो समान है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो एक बलागुण का निर्माण करते हैं। यहां क्या लगेगा, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, तो ये दोनों बल मिलकर इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक बल युग्म, और इस बल युग्म के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण कार्य करता है। अभी हमें उस बलागुण का आकलन करना है। तो देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल शून्य होता है, किंतु बलों F1 एवं F2 वेक्टर, इन दोनों की क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग हैं। बलों F1 एवं F2 वेक्टर की क्रिया रेखा से क्या मतलब है, जिस पॉइंट पर ये कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इसकी क्रिया रेखा। F1 वेक्टर एवं F2 वेक्टर की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, अतः बल F1 एवं F2 विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बल युग्म का, जो विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण लगाता है। अब हमने मान लिया कि यदि विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण तो हो, बलागुण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो से। तो हमने मान लिया कि बलागुण कितना है, तो
तो बलागुण का सूत्र क्या होता है? बलागुण बराबर बल इंटू बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। इसमें हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं। तो यहां से बलागुण तो कितना आ गया? तो बल कितना आ गया? मॉड ऑफ F1 मान लो चाहे F2, दोनों इक्वल है। अभी हमें बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी लेनी है। देखिए अब हम बलों के मध्य लंबवत दूरी इस डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? इस F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के मध्य में लंबवत दूरी चाहिए। लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहां से और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, एक लंब डालते हैं। ये मान लीजिए आपके पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको मैंने मान लिया C। ये जो एंगल है आपके पास, ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास? थीटा। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज AC। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टो इज इक्वल टू मॉड ऑफ F इंटू AC। अभी हमें इस AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से चाहे मॉड ऑफ F1 हो चाहे मॉड ऑफ F2 हो, दोनों की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी? QE। और AC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज लेंगे ACB या BCA। तो यहां हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। देखिए इस विद्युत द्विध्रुव की दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है ये कितनी है? 2a। ये इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण AB। और AC इस त्रिभुज का क्या है? लंब। इसका मतलब हमें रिलेशन किस किस में चाहिए? कर्ण और लंब में। कर्ण और लंब में रिलेशन कौन बताता है? देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? लाल बटा कक्का। इससे हमें रिलेशन चाहिए कर्ण और लंब में। तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बता रहा है हमारे पास? साइन थीटा। कौन बता रहा है यहां से? साइन थीटा। तो हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब। लंब कितना है आपके पास? AC अपॉन कर्ण। कर्ण क्या है? AB। अब AB की वैल्यू तो कितनी आ रही है आपके पास? 2a। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? AC अपॉन 2a। यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2a साइन थीटा। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें बल का परिमाण चाहिए था और लंबवत दूरी चाहिए थी। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमारे पास बल का परिमाण आ गया और इक्वेशन नंबर थर्ड से हमारे पास इनके मध्य लंबवत दूरी। दोनों की वैल्यू हम कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में। देखिए यहां से समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा आपके पास? टो इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था
कि जब भी Q और 2A आपको दिखे तो इन दोनों को कहां लिख लेना है, एक साथ। तो टो इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, और ये क्या बच गया आपके पास, E साइन थीटा। अब Q इंटू 2A तो किसी भौतिक राशि को बताते हैं, किसको, P, जहां P क्या है, जहां P द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, P द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो टो बराबर क्या बन गया यहां से, PE साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ये किसको बताता है, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। उपरोक्त सूत्र समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण को दर्शाता है। अब देखिए P क्या है, P आपके पास एक सदिश राशि है, और E क्या है, P ये तो मूवमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साथ में साइन थीटा आ रहा है। तो कौन सा गुणा है ये, सदिश गुणा। S फॉर साइन थीटा और S फॉर सदिश। जहां दो भौतिक राशियां आपस में गुणा हो रही हो, साथ में साइन थीटा आ रहा हो, आपको हमेशा याद रखना है कौन सा गुणा है वो, साइन सदिश गुणा। जहां भी साइन थीटा आ रहा है वो कौन सा गुणा है, सदिश गुणा। तो इसे अगर हमें सदिश रूप में दर्शाना हो तो क्या आएगा, टो वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर इंटू E। ये इसका क्या हो गया, सदिश निरूपण। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण का निर्धारण कर सकते हैं। हमने क्या किया, बलाघूर्ण चाहिए था, बल का परिमाण लिया, लंबवत दूरी ली, लंबवत दूरी के लिए अपने परपेंडिकुलर डाला, AC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2A sin थीटा, F की वैल्यू यहां से आ रही है QA, दोनों को मल्टीप्लाई किया, QE इंटू 2A sin थीटा। क्या बन गया, Q इंटू 2A E sin थीटा। Q इंटू 2A को एक साथ लिख लिया तो ये क्या आ गया, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और टो इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में टो वेक्टर इज इक्वल्स टू PE। अब यहां से कुछ चीजें क्लियर हो रही है हमारे पास, देखिए क्या क्या। अतः स्पष्ट है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर केवल बलाघूर्ण कार्य करता है। जिसकी दिशा, इसकी दिशा किधर होगी, देखिए आपको याद रखना है, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी है सदिश गुणा में, जब भी किन्हीं दो सदिश राशियों के गुणनफल से कोई सदिश राशि प्राप्त होती है तो उनकी दिशा इन दोनों सदिशों के तल के कैसी होती है, लंबवत होती है। तो यहां क्या होगी, जिसकी दिशा P सदिश एवं E सदिश को दर्शाने वाले तलों के लंबवत होती है। क्लियर, इसे हम दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात भी कर सकते हैं। सेकेंड, समरूप विद्युत क्षेत्र में एफ वेक्टर की वैल्यू तो कितनी आ रही है आपके पास, 0। इसका मतलब द्विध्रुव
रेखीय को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण गति नहीं करता है। स्थानांतरण या रेखीय गति के लिए आवश्यक है कि किसी विद्युत द्विध्रुव पर या किसी भी पिंड के ऊपर अगर उसे रेखीय गति करनी है तो किसी भी पिंड पर बल का कार्य करना आवश्यक है, उस पर नेट बल लगना चाहिए। यहां नेट बल कितना रहे? 0, इसलिए द्विध्रुव रेखीय अथवा स्थानांतरण गति नहीं करता है। जबकि टो इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, अर्थात विद्युत द्विध्रुव कैसी गति करता है? घूर्णन गति। बलागुण कौन सी गति करवाता है? घूर्णन गति, जबकि बल रेखीय गति। विद्युत द्विध्रुव घूर्णन गति करता है। तो ये आपके पास किसी भी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण को दर्शाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर बल 0 है तो कोई रेखीय गति नहीं, यहां केवल बलाघूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसलिए द्विध्रुव केवल कैसी गति करता है? घूर्णन गति करता है। अब यहां से आपके पास टो इज इक्वल्स टू P क्रॉस E क्यों आया? टो इज इक्वल्स टू E क्रॉस P क्यों नहीं लिया हमने? तो देखिए, ये हमारे पास हम चित्र से देखेंगे, यहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो किधर है? -q से +q की ओर। इसका मतलब P वेक्टर किधर है आपके पास? इधर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये तो आपके पास P वेक्टर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है? इधर। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये एंगल कितना आपके पास? थीटा। इस विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर ऐसे गति करवा रहे हैं, ऐसे, तो ये क्या आएगा आपके पास? हम किधर लेके जा रहे हैं? P से E पर, तो क्या आएगा? P क्रॉस E। अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करवाएं, दैट मींस E से P पर लेके जाएं ऐसे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? E क्रॉस P। P क्रॉस E और E क्रॉस P दोनों का परिमाण सेम है, केवल दिशा का अंतर है। यहां पर दिशा विपरीत है दोनों की। अगर हम P से E पे लेके आ रहे हैं, दैट P क्रॉस E। अगर हम E से P पे लेके जा रहे हैं, देन E क्रॉस P। अभी हम बात करेंगे, ये तो हमने किसी भी एंगल थीटा के ऊपर बात करी है, अर्थात जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा हो? थीटा। अब इस थीटा की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, मे बी थीटा इज इक्वल टू 0, मे बी थीटा इज इक्वल टू 90 एंड ऑल्सो मे बी थीटा इज इक्वल टू 180। अब हमेशा ये जरूरी थोड़ी ना है कि थीटा कोण के ऊपर स्थित हो। ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि अगर ये इसकी दिशा में स्थित है, अगर इसके लंबवत स्थित है, तो क्या होगा? देखिए, इसको हम अलग अलग स्थितियों से समझेंगे। केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, अर्थात थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? P वेक्टर एवं E वेक्टर एक समान दिशा में हो। तो देखिए आपके पास क्या आएगा? अभी हमने पढ़ा कि टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपने कितनी ली है? 0। थीटा की वैल्यू आपने 0 एज्यूम करी है, तो टो इज इक्वल्स टू PE साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 0। देन टो इज इक्वल्स टू PE इंटू 0 और टो इज इक्वल्स टू 0। अर्थात इस स्थिति में अभी हम देख चुके हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव पर जो कार्यरत बल होता है वो तो हमेशा शून्य होता ही है, लेकिन यहां पर क्या आ गया? बलाघूर्ण भी 0।
अर्थात इस स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण कितना है? 0 है। अब बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है यहां से कि किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में या समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था से क्या आशय है, या यदि कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था में है तो P सदिश एवं E सदिश के मध्य कोण कितना होगा? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे विद्युत द्विध्रुव की, ये याद रखना है भाई आपको, इसे विद्युत द्विध्रुव की हम क्या कहते हैं? स्थायी साम्यावस्था। इसे विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। स्थायी साम्यावस्था से क्या मतलब है? देखिए, अब इस पर एक बलागुण लग रहा है। बलागुण का मतलब यहां से टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये क्या करेगा? इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यहां जो बल लग रहा है इसको इधर घुमाना चाहेगा, इधर, और ये जो बल लग रहा है ये इसको इधर घुमाना चाहेगा। तो जब ये इस पर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे तो ये चाहेंगे कि ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र ई सदिश की दिशा में संरेखित हो जाए। जब ये इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, अब यहां प्लस क्यू यहां माइनस क्यू, इस पर फोर्स इधर लग रहा है F इज इक्वल टू QE, इस पर फोर्स इधर लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस QE। अब देखिए दोनों की क्रिया रेखा भी एक ही है, एक ही लाइन से गुजर रही है। दोनों को जोड़ेंगे तो बल कितना? 0। क्रिया रेखा भी एक ही है। यहां लंबवत दूरी कितनी आ रही है? 0, क्योंकि एक ही क्रिया रेखा पे कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब टो का मान भी कितना आ गया? 0। और इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन 90 डिग्री से क्या मतलब है? P सदिश एवं E सदिश परस्पर कैसे हो? लंबवत हो। तो क्या होगा आपके पास? टो इज इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, सो टो इज इक्वल टू PE। और इस स्थिति में अधिकतम बलागुण कार्य करता है, क्योंकि साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की वो कितनी होती है? 1। तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण कार्य करता है। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो आपके पास? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, दैट मीन्स तो द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो। इस स्थिति में अधिकतम बलागुण कार्य करेगा। अधिकतम बलागुण कार्य करेगा तो ये सर्वाधिक अस्थायी अवस्था में रहता है। तुरंत ही क्या होगा? इस पे सबसे अधिक बलागुण कार्य करेगा इस स्थिति में, और ये इसको विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस थर्ड। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी ले ली हमने? 0 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम कितनी लेंगे? 180 डिग्री। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो टो इज इक्वल टू PE साइन 180, और चूंकि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0, सो टो इज इक्वल टू PE इंटू 0 एंड टो इज इक्वल टू 0। अर्थात P वेक्टर एवं E वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो तो बलाघूर्ण कितना होता है? बलाघूर्ण 0 होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे विद्युत द्विध्रुव की
अस्थायी टेम्परेरी अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टॉ की वैल्यू 0 और इसे इसकी क्या कहते हैं हम, स्थायी साम्यावस्था। थीटा 90, देन इस पर मैक्सिमम टॉर्क कार्य करेगा और अस्थायी अवस्था में होगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 मीन्स दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में हो तो इस पर कार्यरत बलागुण 0 होगा और ऐसी स्थिति में ये अस्थायी साम्यावस्था में होता है। अस्थायी साम्यावस्था से मतलब है जब 180 होगा तो क्या होगा, -q तो हो जाएगा इधर, ऐसे इसको चेंज कर लेंगे हम और ये क्या हो गया आपके पास +q। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा +q के ऊपर किधर लगना चाहिए, इधर, और -q पर जो लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। तो विपरीत दिशाओं में बल कार्य कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में क्या रहता है, अस्थायी साम्यावस्था में रहता है। तो ये था आपके पास किसी द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलागुण। अब ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको सीखना चाहिए। किसी विद्युत द्विध्रुव का बिंदु r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी अक्ष पर एवं इसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। ये वैसे आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप सीख सकते हैं इसको। हर बार की तरह ये -q चार्ज है और ये आपके पास +q चार्ज है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये लेट्स सपोज दिस इज सेंटर पॉइंट A, this distance is A and this is also equal to A, then total distance is equals to 2A। अब हमें कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, एक ऐसा बिंदु लेंगे जो इसमें कहीं भी स्थित हो सकता है, चाहे वो इसकी अक्ष पर हो, चाहे निरक्ष पर हो, चाहे कहीं और हो। हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P and this angle is theta and the distance between center point O and point P is R। ये एक ऐसा बिंदु है जो ना तो इसकी अक्ष पर है और ना ही इसकी निरक्ष पर है। अक्ष किधर होगी इसकी, अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूं तो ये अक्ष हो गई और ये इसकी निरक्ष है, लेकिन ये पॉइंट P ना तो इसकी अक्ष पर ना ही इसकी निरक्ष पर। इस पॉइंट P को हम कहीं भी कर सकते हैं। देखिए अगर R को आपने बढ़ाया तो और आगे जा सकते हैं, R को अगर आप कम करेंगे पास आ जाएगा। थीटा का मान इधर आप कम करके अक्ष पे आ सकते हैं, थीटा 90 कर सकते हैं, थीटा 180, ऐसे करके आप एक पूरे तल को आप कहीं भी कवर कर सकते हैं इससे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, हमें पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां जो विद्युत आघूर्ण की दिशा होगी, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, अगर ये पॉइंट A हो और ये पॉइंट B हो तो इसकी दिशा होगी A से B की ओर। P कौन सी डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन में अभी, और हमें ज्ञात कहां करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट P पर। ये P इस डायरेक्शन में है जबकि हमें इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घटकों में वियोजित करेंगे। घटकों में वियोजित करेंगे तो मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा मूव कर लूं तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा।
लेट्स सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू। एक बार मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूं और एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के और इसको ऐसे अज्यूम कर लेता हूं। लेट्स सपोज दिस वन इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू। अभी ये जो p वेक्टर है, इस p वेक्टर को हमें कंपोनेंट में डिवाइड करना है, घटकों में वियोजित करना है। और घटकों में वियोजित करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि जो थीटा की डायरेक्शन में जो घटक आएगा वो हमेशा cos थीटा, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो हम कंपोनेंट लेंगे वो हमेशा sin थीटा। तो यहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा दैट इज p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो आपके पास घटक आएगा दैट इज p sin थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसे हम दो विद्युत द्विध्रुवों, लेट्स सपोज दिस वन इज a डैश b डैश एंड दिस वन इज a डबल डैश b डबल डैश, इन दो विद्युत द्विध्रुवों के कारण मिलकर माना जा सकता है। अब देखिए ये वाला जो विद्युत द्विध्रुव है आपके पास a डबल डैश b डबल डैश, ये इसकी एक्सिस पे आ गया। ये जो पॉइंट P है ये कहां है, इसकी अक्ष पर। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, मान लीजिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपके पास ER। ये जो पॉइंट P है अब इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है, और अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा था 2kp अपॉन r क्यूब। लेकिन अभी p का घटक कौन सा आ रहा है, cos थीटा, तो यहां साथ में क्या ले लेंगे हम, cos थीटा। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमें क्या करना है, ये तो a डबल डैश b डबल डैश के कारण आया है, अब हम यहां से a डैश b डैश के कारण और कैलकुलेट करेंगे। a डैश b डैश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको मैं मान लेता हूं E थीटा। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके लिए ये इसके परपेंडिकुलर पे पॉइंट P, लंबवत है, निरक्ष पर है। तो निरक्ष के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी हमारे पास kp अपॉन r क्यूब। अब यहां पे p का कौन सा कंपोनेंट लेना है, साइन थीटा, तो यहां क्या लगा देंगे, साइन थीटा। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम दिशा की बात करें तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, जब अक्ष पे देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के अनुदिश आ रही थी, आघूर्ण की दिशा में, ये हमने मान लिया ER। निरक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसमें P की जो डायरेक्शन है वो a डैश से b डैश की, और इधर तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा था वो ठीक इसके विपरीत, तो ठीक इसके विपरीत मतलब ऐसे, ये आपके पास हो गया E थीटा। अभी इसका जो परिणामी सदिश होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही होगा, तो ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, EP वेक्टर, और ये जो एंगल है इसका ये मैंने अज्यूम कर लिया अल्फा। अब यहां से देखिए पॉइंट P पर a डबल डैश b डबल डैश के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, और a डैश b डैश विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए EP वेक्टर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का हम सदिश योग करेंगे, ER वेक्टर प्लस E थीटा, या फाइनली आपके पास मॉड ऑफ EP इज इक्वल्स टू रूट ER स्क्वायर
प्लस ई थीटा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या रहा था आपके पास, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड 2pq cos थीटा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ई आर और ईपी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90 एंड cos 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, हट जाएगी। सिर्फ क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होना चाहिए वो दोनों सदिशों के वर्ग के योग के अंडर रूट के इक्वल होता है। तो यहां से मोड ऑफ ईपी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे हम 2kp अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा आर क्यूब का स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं पहले हम। EP इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से कितना आ रहा है 2k स्क्वायर 4 k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r की पावर 6 प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r की पावर 6। EP इज इक्वल टू k स्क्वायर p स्क्वायर यहां भी आ रहा है r की पावर 6 और k स्क्वायर p स्क्वायर r की पावर 6, इन दोनों को हम बाहर लेंगे, अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो k p r की पावर 6 है, कॉमन आएगा अंडर रूट से बाहर तो r की पावर 3। यहां क्या बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, लेकिन यहां पर 4 आ रहा है तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं कैसे, मॉड ऑफ EP इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया, EP इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब एंड अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपके पास किसी भी पॉइंट r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर हम दिशा की बात करें, दिशा कौन बताता है हमारे पास, tan अल्फा, और tan अल्फा के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भाग दे देते हैं, तो kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, kp से kp कैंसिल आउट, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan थीटा। ये किसको बताता है आपके पास, EP वेक्टर की दिशा को बताता। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये वाला मैंने इसलिए पढ़ाया आपको क्योंकि इस फॉर्मूले से हम अक्ष और निरक्ष पर करके देखेंगे। देखिए हमारे पास आ रहा है कि EP इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मुझे अक्ष पे ज्ञात करना है, E अक्ष के लिए, E अक्ष के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0 डिग्री, क्योंकि जब ये अक्ष पर पॉइंट होगा तो ये पॉइंट उठ के यहां से यहां आ जाएगा पॉइंट P। जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो इस थीटा का मान, ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा अब 0, तो थीटा 0, तो E अक्ष इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब एंड 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, तो E अक्ष इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब 3 प्लस 1 4, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 2 kp अपॉन आर क्यूब। ये आपके पास अक्ष पे आ गई, कौन से सूत्र से कैलकुलेट करी हमने अब की बार, आर थीटा वाले सूत्र से। ऐसे में निरक्ष पर निकाल दूं, E निरक्ष
क्या आ रहा था आपके पास, KP अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। निरक्ष के लिए क्या होगा, तो यहां निरक्ष के लिए मान कितना आ रहा है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू निरक्ष। निरक्ष का मतलब जब ये पॉइंट कहां चला जाए, यहां परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 90 डिग्री। तो थीटा 90। ई निरक्ष इज इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। cos स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास, 0। बचा 1 का अंडर रूट भी 1। तो ई निरक्ष बराबर क्या आ गया आपके पास, KP अपॉन आर क्यूब। और यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम ऐसे किसी आर थीटा वाले सूत्र से उसके अक्ष और उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम।